नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज हमारी टीम पहुंची है बरेली। वो बरेली जो रोहिलों की राजधानी कहलाया जाता था। मुगल प्रशासक ने इसे बसाया, उसके बाद अंग्रेजों की बारी आई। 1857 विद्रोह की लहर यहां पर देखने को मिली थी। 270 से ज्यादा ऐसे क्रांतिकारी थे। मुख्य नाम खान बहादुर खान, इनके बारे में आप सब जानते होंगे। आजादी हुई, समय के साथ साथ बदलाव हुआ, लेकिन क्या वही बदलाव बरेली ने महसूस किया? क्या वाकई जो दावे किए जाते हैं उसकी हकीकत, योजनाओं का लाभ यहाँ के आम आदमी तक पहुंच जाता है? आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक पैमाने यानी कि विकास की पगडंडियों पर यहाँ के शहरवासी इस शहर को किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि मुद्दों का समाधान हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर सामाजिक ताने बाने की बात हो। शुरुआत हम आम आदमी के साथ करते हैं, उनकी बात जानेंगे और फिर जानेंगे उनके जनप्रतिनिधि से कि जब जनता की बारी आने वाली है 2014 के मद्देनजर, तो उनका दावा, उनकी विशेष राय क्या है। शुरुआत हम करेंगे यहाँ के युवा से। आप बताइए, इस क्षेत्र में बरेली को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक सवाल है तो काफ़ी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद कॉलेज से या फिर जनप्रतिनिधियों से उतनी अपेक्षा नहीं मिल रही है हम लोग को। जैसे इवनिंग क्लास आज बरेली की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इवनिंग क्लास जब ये स्टार्ट हो सकती हैं जब हमारा जो भी सत्ता के लोग हैं वो हमारा समर्थन करें, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे लिए मदद नहीं मिल रही है। लोग करते हैं 5-5, 10 हज़ार रुपये देते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद 5 हज़ार का जॉब मिलता है। वो भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, 2 बंदे मेरे साथ के थे, 3 महीने से जॉब छोड़े बैठे हैं, लेकिन आज की डेट में उन्हें दोबारा जॉब उस लेवल का नहीं मिल पा रहा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की एक बहुत बड़ी पहचान है। क्या यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सरकारी जो विश्वविद्यालय, उनकी और स्थापना होनी चाहिए? यस, बरेली में बस एक ही बॉयज़ का कॉलेज है जो बीकॉम वगैरह करवाता है। उसके अलावा अभी तक कोई कॉलेज नहीं खुला। कोई भी कोर्स या कुछ भी करने के बाद इंसान को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। महिलाओं के लिए बरेली सुरक्षित है? मेरे ख्याल से तो बरेली महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लेडीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद संघर्ष तो हर कोई करेगा। सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की हम बात करें तो आपको लग रहा है कि आप अपना काम अच्छे से कर सकती हैं, घर से बाहर अच्छे से निकली और घर के अंदर तक सुरक्षित आ गई? शायद नहीं। कुछ हादसात ऐसे रूनुमा हो जाते हैं कि जैसे कि लड़कियों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, उनका इस्तेसार, उनका शोषण, या फिर उसके बाद तेज़ाब फेंकने का सिलसिला हो, बच्चियों के कम उम्र बच्चियों को पकड़ने और उनके साथ ज़्यादती करने का सिलसिला हो। ये सब बातों ने लेडीज़ के दिमाग पे एक असर हावी कर दिया है। सवाल ये कि पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं। हमने पुलिस को बुलाया था, लेकिन वो अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण शो के शुरू होने से पहले ही निकल गए। यहाँ पर आप से अगर जानना चाहें, अगर कोई कंप्लेन यहाँ पर लिखाई जाए तो क्या उसका एड्रेसल प्रॉपर होता है? एड्रेसल प्रॉपर होता भी है और नहीं भी होता है। और जिस तरह लेडीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, लेडीज़ पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए और हम हर बात पे गौर करना चाहिए। जब हम मदद के लिए पुकारें तो उन लोगों को फ़ौरन आना चाहिए। इस समय छात्र हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि इस बार हम लोग एंट्रेंस से कराएं ताकि हमको क्वालिटी मिले, लेकिन जो परसेंटेज आ रहा है, मैं आपको पिछले हफ्ते बताऊं कि 90% का स्टूडेंट भी आ रहा है और वो अगर केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है तो आप सोचिए कि हमको किस तरह का स्टफ मिल रहा है। फिर हमको उस तरह टीचर्स की कमी है? नहीं, टीचर्स की कमी है। देखिए, अपॉइंटमेंट तो नहीं हुए काफ़ी साल से, तो वो उसको भी करना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन को रिवाइव करके उससे अपॉइंटमेंट वगैरह करने चाहिए ताकि जल्दी से पोस्ट भरें और नए शिक्षक आएँ। बरेली को मुगल काल से लेकर इस कलयुग तक आप कैसे? जी हाँ, मैं बरेली पंचालों की, कटेरियों की और रोहिलों की नगरी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्मावलंबियों का मरकज़ है अहिछत्र। ऐसे ही आला हजरत की यहाँ दरगाह है। ये शैव धर्म की बहुत बड़ी नगरी है। और 1884 में यहाँ नगर निगम यहाँ पर नगर पालिका के रूप में संचालित हुआ, लेकिन पॉश कॉलोनियों में हम बरेली को देखते हैं, वो बरेली असली नहीं है। आप शहर के अंदर जाइए, आप देखिए कि आम आदमी किन गलियों में जीता है, गलियों में क्या गंदगी है। तो आम आदमी जो बरेली का है उसको कोई विकास नहीं मिल रहा। शहर का बाहरी हिस्सा कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
जो असली शहर है, जो दिल है इस शहर का, वो अभी भी गंदा है। नगर निगम उसको सुधारे, तब बरेली सुधरेगा। शहर का विकास तंग गलियों से शुरू होता है, लेकिन तंग गलियों से वो विकास जाकर शहरी इलाकों तक जाता है, तब वहाँ की चकाचौंध देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स है। सीवर लाइन की बात करें तो यहाँ पर 35 सीवर लाइन है, लेकिन 47 साल पुरानी। क्या उसको बदला गया? 1 साल हो गया। नगर निगम के पास भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें, कितना सुनहरा बरेली, गंगा जमनी तहजीब का ये शहर था। यहाँ पर धार्मिक सौहार्द पनपता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर ख़राब हो चली है। कितना खूबसूरत बरेली था और कितना खूबसूरत हो सकता है? जी देखिए, कितना खूबसूरत बरेली था, ये बात सही है। एक सपना दिखाई देता है। कुछ वर्षों से इस शहर की फ़िज़ा को, कौमी एकता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? जी, स्वार्थ की वजह से, निहित स्वार्थों की वजह से। मैं रंगकर्मी भी हूँ, और रंगकर्मी होने के नाते मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, ये कई पांडवों की ये यहाँ पर राजधानी रहा है। रामनगर पांडवों की राजधानी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, दुनिया के लोग, यानी पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान जैसे दोष यहाँ पर आते हैं। लेकिन बड़ी एक दुखद बात यह है कि इस बरेली में पर्यटन विकास के लिए कोई योजना नहीं बनती है। अगर उन एकता समितियों में बहस दिया जाए तो यहाँ का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो एक पहचान रहा है, एक अलग पहचान से, तभी तो यहाँ पर देश और विदेश के लोग आते हैं। पूरा देश आता है यहाँ पर। आप समझिए कि शिलोंग से लेके आप मैसूर तक की टीम यहाँ पर आती हैं। लेकिन जब ये देखती है यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ का यातायात, तो लोगों को बड़ा दुख होता है सड़क पर निकलते हुए। जनप्रतिनिधियों से ही बात कर लेते हैं, समाधान क्या हो। सबसे पहले समाजवादी पार्टी रूलिंग पार्टी है। युवा मुख्यमंत्री को पहली बार मौका दिया गया है, प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसे में बरेली क्या उम्मीद उनसे कर रहा है? 1 साल का समय हो गया, 3 महीने में सरकार अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर क्या नज़ीर पेश हुई है या स्थिति नासूर बन गई है? कितना समय चाहिए आपको? बरेली के विकास की बात करें तो बरेली में जो मुख्य समस्या जाम की है, उस जाम से मुक्ति के लिए 3 फ्लाईओवर बरेली के लिए मंजूर हो गए हैं, जिसमें एक फ्लाईओवर बन के कंप्लीट भी हो गया है, दूसरे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तीसरा फ्लाईओवर भी प्रस्ताव। जानना चाहेंगे उस फ्लाईओवर का? कुदेसिया फाटक, सभी लोग वहाँ से निकलते हैं, सबको पता। नहीं, कुदेसिया फाटक और लाल फाटक का भी प्रस्ताव है, वो भी मंजूर हो गया है प्रदेश सरकार से। और विकास की बात करें तो जो पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने बरेली में जितने भी औद्योगिक संस्थाएं थीं, चाहे वो रबड़ फैक्ट्री हो, टर्पंटाइन हो या पराग दूध फैक्ट्री हो, वो सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद कराने का काम करा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन फैक्ट्री को दोबारा चलवाने का प्रयास हो रहा है। विपक्ष हमेशा ये आरोप क्यों लगाता है कि परिवारवाद के कारण सिर्फ बदायूं को सौगात दी जाती है? बरेली जिला मुख्यालय, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, 4 लेन यहाँ पर नहीं। आते हैं शिवपाल सिंह यादव, बदायूं के लिए झड़ी लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा और लगभग 10,000 लोगों को उन्होंने लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम यहाँ रखा था। उस समय लगभग काफ़ी घोषणाएं बरेली के लिए करी गई, जिसमें कि कई बाईपास बनाने का काम हुआ, रजऊ से लेकर आप बदायूं रोड को रिंग रोड बनाने का काम हुआ, और बरेली की सभी सड़कों का चौड़ीकरण, उच्चीकरण का काम हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। ऐसा तो जनता इसलिए कहती है कि उनके परिवार का व्यक्ति अगर कहीं प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उनको लगता है कि वो अपने उस जनपद के लिए ज़्यादा कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। आप लैपटॉप की बात करते हैं, आप बिजली दे पा रहे हैं लैपटॉप के लिए? बिजली के लिए हम बात करें तो बरेली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 घंटे बिजली देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन जो बरेली की प्रमुख समस्या ये है कि बरेली के जो अधिकारी हैं वो इस बात का सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं उनको एक निजी ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली सप्लाई देनी चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। सार्वजनिक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जा रही है, जिससे कि जनता के ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है और उन क्षेत्रों की सप्लाई बाधित हो रही है। ये सबसे बड़ी नीति जो समाजवादी पार्टी की है वो है लैपटॉप नीति। आप ये देखिए, जहाँ पे भी लैपटॉप बांटा जाता है, जितने रुपए के लैपटॉप नहीं बांटे जाते उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा उसकी व्यवस्था में और तमाम चीज़ों में खर्च होता है। बात योजनाओं की जाए, फ्लाईओवरों की जाए और विकास की जाए, तो जितने बरेली में फ्लाईओवर है 2001-2002 से पास है। ये बात दूसरी कि पैसा कब उसके लिए रिलीज़ हो पाता है, कब नहीं हो पाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या है बरेली की, और बरेली की नहीं मैं तो कहूँगा पूरी यूपी की है, जो हालात इतने ख़राब हैं, जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजियाँ हो रही हैं, जो गलत हरकतें हो रही हैं और जो गुंडागर्दी हो रही है, ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, जितने हालात ख़राब है।
निर्दलीय डॉक्टर IS तोमर इस बार सेलेक्ट हुए हैं निकाय चुनाव में। तोमर जी, सबसे पहले बताइए, नगर निगम कितना करोड़ अभी मिला और कितना अभी यूटिलाइज हुआ क्षेत्र के विकास? बरेली में 198 अवैध कॉलोनी हैं। मेरा सवाल यहाँ सब बैठे लोगों से है कि यदि वो 198 कॉलोनी हमारी सारी की सारी कॉलोनी महानगर या ग्रीन पार्क जैसी होती तो इस बरेली का क्या प्रारूप होता? लोग हिंदुस्तान के देखने आते बरेली शहर को, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम में से जितने लोग वहां रह रहे हैं किसी ने भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं दिया। क्या 74वें संशोधन को लेकर लड़ाई नहीं होती? क्या आपको लगता है बतौर मेयर जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं, पार्टी का डिफरेंस हो जाता है, आप निर्दलीय हैं, इतना करोड़ रुपए आ रहा है, आपने एक साल में क्या काम किया है? क्या आपने ये देखा कि मैंने क्या काम किया है? हम आपसे जानना तो ये चार्ट लेकर आऊंगा यहाँ प्रसाद के क्या काम किया है। पॉश कॉलोनी में सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा नहीं, पुराने शहर में हमारी समस्या ज़्यादा है। जो हमारी 1980 की सीवर लाइन पड़ी है उस वक्त की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और आज की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि यूटिलाइजर बड़े हैं, लाइन कैपेसिटी वही है, वो वहाँ पर हमें दिक्कत है। एक बात मैं आपको बता दूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले महीने और बरेली शहर को 235 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें से 102 करोड़ रुपया 2 फ्लाईओवर का जारी हो चुका है। लाल फाटक का 58 करोड़ और IVR का 44 करोड़, ये पैसा जारी हो गया, मंजूर हो गया। रेलवे डिपार्टमेंट से मंजूरी आते ही ये दोनों फ्लाईओवर बनेंगे। 100 करोड़ का जो है वो दिया है यहाँ के जो हमारा स्टेडियम है, इसको इंटरनेशनल लेवल का लाने के लिए 100 करोड़ रुपया उसका दिया है। 25 करोड़ रुपया 2 सड़कों के लिए दिया जो हमने PWD को ट्रांसफ़र की हैं, जिनको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, बड़ी सड़कें हैं और वो नेशनल हाईवे की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। पहले बड़े गर्व से हम कहते थे कि बरेली की पहचान ये है कि वो शहर है जहां कभी दंगे नहीं होते, लेकिन पिछले 5 साल में जो हालात बदले, बरेली की पहचान बदली और हम ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब ये वो शहर है जहां कभी भी दंगे हो सकते हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात हुई। दूसरी बात है कि जो फैक्ट्रियां बंद हुई उससे औद्योगिक विकास जो शहर का रुका, उससे पूरे शहर के विकास का एक प्रक्रम रुक गया। आपने महिलाओं की बात की थी और महिला शिक्षाविद होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि बरेली में कन्या भ्रूण हत्या की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। अभी 2 शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में जो बलात्कार कांड हुए उसको लेकर भी महिलाओं की सुरक्षा कहीं ना कहीं बरेली में प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। नेताजी कह रहे हैं हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, हम लिस्ट लेकर नहीं आएंगे, हम करोड़ों की योजनाओं का लाभ देने को तैयार हैं। सवाल ये कि क्या ये धरातल तक पहुंचेगा, क्या इसका क्रियान्वयन होगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो एक दंश है उसे किस तरीके से दूर किया जाए। जो गड्ढे भरने की बात की जाती है, माननीय मेयर जी कह रहे हैं कि एक ही सड़क खराब है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें, अगर हम सिर्फ बरेली में बात करें, ये रोहेलखंड का विशेष इलाका है, क्या इस इलाके को उतनी तरजीह दी गई? जनता से जवाब मांगेंगे और एक हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। किस तरीके के बरेली को एक विकसित शहर के रूप में जनता देखना चाहती है? तो मैं रोहेलखंड डिवीजन का कोऑर्डिनेटर हूँ आम आदमी पार्टी। ये बरल देव बास देव के नाम से बना बरेली शहर अमन और चैन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जहाँ मुस्लिम भाई मंदिर बनाते हैं और हिंदू भाई सजदा करते हैं। चुन्ने मियां का ऐसा शहर हिंदुस्तान में और कहीं। ऐसा अमन और चैन को इस गंदी राजनीति ने विगत 5 साल से बर्बाद कर दिया। वर्तमान समय में बरेली में जो शिक्षा का जो अभाव हो रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा चिकित्सा माफिया है। अन्यथा नाले को यहाँ पर मजदूरों का, गरीबों का शोषण यहाँ के चिकित्सक विभाग से किया जाता है।
जब तक शिक्षा शैक्षिक शिक्षा होगी कोई आदमी रोजगार नहीं पाएगा। जब तक तकनीकी शिक्षा नहीं होगी तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। सुधारीकरण के लिए तो ज़रूरी है, देखिए बेस्ट आए, और बेस्ट आने के लिए ज़रूरी है कि एंट्रेंस हो। जैसे हम ही चाहते थे कॉलेज में कि एंट्रेंस हो, लेकिन हमको एंट्रेंस करने की परमिशन नहीं दी गई, तो हमारे पास वो स्टफ़ नहीं आ रहा है। और आपको मालूम है कि परसेंटेज कितना हाई जा रहा है, और मैंने पहले भी बोला था कि जो 90 वाले बच्चे भी हैं, अगर वो अपने सब्जेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं लिख सकते हैं तो हमको क्या स्टफ़ मिलेगा। सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा दिया जाता है, जिसको 1 साल तकरीबन यहाँ पर हुआ है, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, गुंडई, भ्रष्टाचार उनकी देन है। लेकिन बीएसपी ने अपने शासनकाल में दौरान क्या किया आपने? मूर्तियों और पार्क के निर्माण के अलावा क्षेत्र की भलाई के लिए क्या हुआ? देखिए, मूर्ति और पार्क में तो जो जिस मुद्दे मतलब जिस विषय के लिए लगाई गई है वो अपनी जगह अपना सही है। बाकी भी भ्रष्टाचार तो लोकायुक्त का रिपोर्ट पता है। मेरा ये कहना है कि जो विकास की बसपा में जो विकास की बात है, आप देखिए जाके लखनऊ देखिए, आप तमाम जिले देखिए, जहाँ पे नोएडा देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, F1 ट्रैक, बरेली की बात करते हैं तो बरेली में भी विकास हुआ है। और सबसे मेन बात, 1 रुपए में से 10 पैसा आम आदमी को मिला बीएसपी शासन काल में। बिल्कुल मिला। समाजवादी पार्टी का फोकस बेरोजगारी भत्ते देने में होता है, ना कि रोजगार के अवसर सृजन करना। आप यहाँ का औद्योगिक विकास ही कर दीजिए। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना विकास हो रहा है उतना विकास पिछली कई सरकारों में नहीं हुआ। ये आपका दावा है? बिल्कुल। आप पता कर लीजिए लोगों से, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं बहस कर दूंगा। ठीक है, मैं लोगों से पता कर लेती हूँ। सभी सरकारों ने खजाने खाली किए, किसी को कुछ नहीं दिया। इसने कम से कम, इस सरकार ने सब बच्चों को लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम किया। बहुत शुक्रगुजार हैं इसके हम, कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, अखिलेश यादव जी से, कि बरेली शहर के अंदर प्रशासन की जो स्थिति है थोड़ा सा उसमें मजबूती दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसमें पिछड़ रहे हैं। भाई, इनसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी यही है। मैं चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री को, हमने अपनी उम्मीद से चुना है, एक घोषणा करें कि 2, 3, 4 पावर प्लांट यूपी स्टेट में लगाएं। 4 साल हमारे पास अभी है, जो ठप पड़े उसी का रिवाइवल कर, या उसी का रिवाइवल करते कि बिजली के बिना आप तरक्की की नहीं सोच सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं सोच सकते। आज बरेली शहर जरी जरदोजी के लिए फेमस है, अभी तक इस चीज़ को किसने यहाँ पे याद नहीं किया। और बरेली शहर जरी जरदोजी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और आज यहाँ का कारीगर अन्य प्रदेशों में पलायन कर चुका है, खाली बिजली ना होने की वजह से, क्योंकि वो कारचौबी काम अपने हाथ से करता है और लाइट पूरी नहीं मिलती है, जिस वजह से यहाँ का व्यापारी अन्य स्टेट में पलायन कर रहा है। मैम, देखा जाए तो ये जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो, काफ़ी समय से हम इन लोगों को देख रहे हैं। बरेली क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की भी ये सोच नहीं रही कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करें। केवल ये लोग अपने बारे में ही सोचते हैं कि लैपटॉप बांट के इलेक्शन जीत लें या साड़ियाँ बांट के जीत लें। जनता और प्रशासन और प्रतिनिधि सब मिल के विकास कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अभी ये बात हुई भी है। प्रशासन और प्रतिनिधियों पे एक ऐसा रूल, जैसे RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें 15 दिन में यदि कोई जवाब नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। RTI से सब बाहर आना चाहते हैं क्या? RTI से इसीलिए बाहर आना चाहते हैं क्योंकि कोई अपने, कभी कोई पारदर्शिता नहीं चाहता है, कभी कोई उसमें बंधना नहीं चाहता, हो सकता है इसलिए बाहर आना चाहते होंगे। चाहे कोई भी सड़क हो, उसमें जो टेंडर पड़ते हैं उसमें नगर निगम और ऊपर तक हर आदमी को अपना कमीशन। मैंने ऐसी घटनाएं सुनी है, देखी कि इस सड़क का टेंडर हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई उसमें ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हुआ। बोले हमें 30% वादा देना, 20% वादा देना, 10% बोले इसमें काम क्या करेंगे। सड़कें बनती हैं, लेकिन एक बरसात के बाद उसकी कलई खुल जाती है। आप किसी सड़क में जाके देखिए, खोदा हुआ है। उसकी वजह यही है कि उसमें मतलब क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी कोई भी ठेकेदार नहीं दे सकता, क्योंकि उसे जो लागत, उसे जो पैसा मिलता है उसे ऊपर तक देना होता है। इस बात से कोई भी असहमत अगर हो तो मुझे बताए कि किसी चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो जाएगा जनता को उसके फायदे मिलेंगे। मैम, सपा पे बसपा पे सब पे प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन बरेली ने, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, या आम आदमी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ दिखा मुझे। पॉजिटिव सोच के कारण ही हमने मेयर साहब से पहले वाला जो मेयर चुना था वो कांग्रेस का चुना था, और जो हमने सांसद चुना पति थे उनको हमने इसलिए चुना कि भाई पति पत्नी मिलकर इस शहर का विकास कर पाएंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में 4 साल तो गुजर चुके, उन 4 सालों में हमने देखा कि संजय कम्युनिटी हॉल के बगल में एक तलैया है, उसमें एक नाव डाल के बाढ़ का सीन क्रिएट किया गया और कहा गया कि बाढ़ में गए थे सांसद जी। ऐसा यहाँ पर विकास दिखने को शुरू हो गया। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे मेयर साहब
जैसा अच्छी बात करी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो अवैध कॉलोनियां थी उनका वोट नहीं लेना चाहिए था। सारी चीज़ें सब जगह नहीं हो सकती। टेंडर पूल होते हैं, कैंसिल होते हैं, दोबारा होते हैं। सारी प्रक्रियाएं इस पूरे प्रदेश में चलती हैं। नगर निगम कोई उससे अछूता नहीं है। वहाँ के अधिकारी कोई दूसरी जगह से नहीं आए हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि दुनिया को आप कह लीजिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, जब तक मैं ये तय नहीं करूँगा कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और मैं ये गारंटी करता हूँ, बरेली का कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर ये कह दे कि डॉक्टर तोमर भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। पर्यटन के लिहाज से कितने पर्यटक यहाँ आ जाते हैं और कितना खुश होके जाते हैं? मैं दो तरह की बात करना चाहूँगा। मैं पहले पर्यटन पे जानना चाहूँगा। देखिए मैम, मिस निहारिका, मैं आपको बताना चाहूँ कि जो होटलियर है, जैसे होटल ओनर है, उससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। 40% बिजली महंगी कर दी गई है, महंगाई की मार हम पे, तो हम सब चीज़ें अपनी कैसे निकालेंगे? एक यहाँ पे कोई दंगा हो जाए, 2 महीने तक होटलें बिल्कुल बर्बाद है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है, चाहे भाजपा हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या सपा सरकार हो, वो व्यापारियों पर थोड़ा ध्यान दें। लाइए पूरा 1 मिनट लेंगे। हाँ जी, लीजिए 1 मिनट लीजिए, बोलिए। ये है कि ये सोच कर देखिए कि क्या हम एक नागरिक के कर्तव्य का हम पालन करते हैं? कभी टॉयलेट बना हुआ, टॉयलेट से इतर हम टॉयलेट करते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गली में हम अपने घर में हम कटिया डालकर बिजली की चोरी करते हैं। 100 रुपये की बिजली, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा व्यापारी है जो 100 रुपये की बिजली में 60 रुपये वसूल कर पाती है? 40 रुपये का लाश हो जाता है। जितने भी मुद्दे उठे हैं 2014 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपने हम लोगों से सवाल किया है। कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार आ जाए, अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कोई भी सरकार आएगी आगे और चमत्कार कर देगी, तो ये आपकी हमारी और भूल है। ये नेता, ये सरकार हमारे बीच से ही पैदा हुई है, हमारे समाज का ही बाई प्रोडक्ट है, कहीं अलग से नहीं बन गई है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। अवेयरनेस अभी तक का सबसे ज्यादा मुद्दा उठा कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या है? कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई जागरूकता अभियान, सरकार जो योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचा? और ये बताए कि भाई देश के प्रधानमंत्री तो कह देते हैं कि मेरे पास मैजिक वैन नहीं है, लेकिन आपके पास तो साइकिल है जो गली मोहल्लों तक दौड़ सकती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस की बात है तो हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। सरकार इसके लिए प्रोग्राम तो समय समय पर चलाती रहती है विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी यही काम करना चाहिए। ऐसा माहौल ही क्यों बन जाता है कि आपको कार्रवाई करनी पड़े, अधिकारी बदलने पड़े, निलंबन करना पड़े, किसी को लाइन हाजिर करवाना पड़े? नहीं, जो अधिकारी सही काम नहीं करेगा उसको तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ करी ही जाएगी। तमाम योजना विज्ञान का सहारा लेने की बात की जाती, कितना सक्सेसफुल अभी तक आप उस पर हो पाए? अगर हम पुलिस कार्यशैली और पूरे विभाग की बात करें। नहीं, पुलिस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई है। अब हर थाने जो है वो नेट से कंसर्न हो रहे हैं। आपकी FIR नेट पे लिखी जाएगी। दूसरी बात, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो वुमेन्स पावर लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है। उस नंबर पर डायल करने के बाद बेटी तुम्हारी दायित्व हमारा, लेकिन बेटियां सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की तरफ से, चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना हो, जननी सुरक्षा योजना हो, हम जिला चिकित्सालय की बात करें, उसका लाभ सपा है, इनडायरेक्टली जो सपोर्ट है वो सब जानते हैं। अब बीजेपी भी नहीं है ना BSP। ऐसा क्यों है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य और राज्य से आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा? परियोजनाएं हैं लेकिन वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा, ये दिक्कत की बात है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जैसा अभी सबने भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी समस्या बन गई है जो सार्वकालिक हो गई है, यूनिवर्सल है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। सरकार चाहे कोई भी हो, दल चाहे कोई भी हो, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, तो ये भ्रष्टाचार तो ऐसी समस्या है जो मुख्य वजह है परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन ना होने की। कैसा बरेली आप देख रहे हैं? बरेली में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और मेरा तो अपना मानना है जितना डेवलपमेंट बरेली के अंदर हो रहा है, बरेली और मुरादाबाद मंडल दोनों में अगर हम बात करें तो बरेली में जितने भी और जनपद आते हैं, पीलीभीत हो, बदायूं हो, शाहजहानपुर हो, वो सारे के सारे नहीं, मैं अब दूसरी बात, मेरी पूरी बात सुनिए आप। वो सारे जनपदों के लोग बरेली की तरफ निश्चित रूप से पलायन कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आकर्षक होती है लोग उसी की तरफ पलायन कर रहे हैं और बरेली, मेरा अपना मानना है कि बहुत तेजी से आगे प्रगति की पर अक्सर है। मेयर साहब, शहर कब तक चमचमा जाएगा? शहर आज भी चमचमा रहा है। शहर चमचमाने का मतलब ये नहीं है
कि आप बत्ती जला दें और चमचमा जाए। अगर कहीं अच्छा काम होता है तो उसके हम लोग विरोध नहीं करते हैं, पर एक भी बाइट हमने किसी की नहीं सुनी कि कोई भी प्रयास को सहारा नहीं है बता। नहीं, हम लोग कहीं विरोध नहीं करते, जो अच्छा काम हो रहा है उसको हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बसपा गवर्नमेंट की जो लागू की हुई नीतियां हैं उन्हीं को सिर्फ संचालित करने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो इसमें दिक्कत क्या है? संचालन तो हो रहा है। नहीं हो रहा है, पर जो मतलब जो क्रेडिट लेने की बात है, आप देखें कि जो समाजवादी पार्टी अभी जितनी भी फ्लाईओवर और जो तमाम सड़कें बना रही है, सब बसपा गवर्नमेंट से ही पास है। अपनी नीति बना के भी आगे करें। बसपा गवर्नमेंट में जो गरीबों को आवास मिले, तो हम दे रहे हैं, ये पैसा तो हम दे रहे हैं, पैसा तो गरीबों को जो आवास प्रदान किए गए, समाजवादी पार्टी ने लोहिया ग्राम आवास योजना कहा था, 1.5 साल हो गए, अभी तक एक भी आवास किसी को नहीं मिला। बसपा गवर्नमेंट में 4,500 आवास जो हैं बरेली में गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं लोग, उन्हें 4,500 आवास दिए गए। अभी समाजवादी पार्टी ने हर शहर में आसरा योजना लागू की है, जिसमें हमारे मकान बनने शुरू हो गए। हमारे शहर में भी 4 जगह मकान बन रहे हैं। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का मकान में बनेगा और वो फ्री मिलेगा, कि उसका पैसा नहीं है, तो कॉस्ट गवर्नमेंट बियर कर रही है। आसरा योजना उन शहरी गरीबों के लिए है जिनके पास शहर में छत नहीं है। तो वो मैं शहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं शहर का मेयर हूँ, और इसमें सबको मकान मिलेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। कैमरे को देख के बताइए कब तक मिलेंगे? आई थिंक विद इन 1 ईयर ये तैयार हो जाएंगे। ये योजना शुरू हो गई है। अब लोगों में चेतना लौटी है, ये भावना आई है कि नहीं, हम मिलके रहेंगे, इसी में शहर का उद्धार है। वाकई बरेली की बात करें, धार्मिक सौहार्द यहाँ पर पनपना शुरू हो गया है। एक्शन की बात की जाए तो अब रिएक्शन का वक्त है, और रिएक्शन यही है कि थोड़ी बहुत जागरूकता की कमी है, उसे आम आदमी, जनप्रतिनिधि मिलकर उसके सुधार की यहाँ पर बात करेंगे। रोहेलखंड का जो दिल है वो धड़कना शुरू कर दिया है। सियासत, धार्मिक, औद्योगिक और आर्थिक मोर्चे पर शायद ये शहर खड़ा होना चाह रहा है, और कुछ हद तक अब इसको सपोर्ट की जरूरत नहीं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I don't know.